बच्चों, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, और आज है हमारा लेक्चर 157। ठीक है, लेक्चर 157 में हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी आपके फिजिक्स का। आज हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि आपको प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, अब हमें उसे प्रूव करना है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या था? और स्टेटमेंट था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी की जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो वही आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो ये प्रूव करने के लिए पहले आपको एक सपोजिशन करना पड़ेगा। आपको एक फ्री फॉलिंग बॉडी लेनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज ये एक फ्री फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, सो यहाँ से एक आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो। ठीक है, तो सपोज करेंगे हम, लेट एन ऑब्जेक्ट of mass m be made to fall freely from a height h। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का। ये मास m का ऑब्जेक्ट है और उसको फॉल किया जा रहा है हाइट h से। ठीक है, उसको एकदम फ्रीली फॉल किया जा रहा है हाइट h से। ठीक है, सो यहाँ पे जब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि हाइट h है तो ऑब्जेक्ट mgh होगी इसकी। पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होती है। पर क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है तो आपको पता है फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। सो ये क्या हो जाएगा? 0। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे? 0। ठीक है, सो ये आपको लिखना पड़ेगा। आपने लिखा कि भाई हाइट h है, सो एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh है। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0। बिकॉज यहाँ मैंने दिखाया ना वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि ये फ्री फॉल बॉडी है। सो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0। इसलिए टोटल एनर्जी क्या होगी? thus the total energy of the object is thus mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? mgh। टोटल एनर्जी क्यों mgh? तो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, सो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हुई? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो टोटल एनर्जी क्या होगी? देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, इसके बाद देखें, अभी एज इट फॉल्स इट पोटेंशियल विल चेंज। तो जैसे जैसे ये गिरेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट गिरेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो नीचे गिरेगा। ठीक है, सो एज इट फॉल्स
its potential energy will change into kinetic energy. ठीक है, जैसे जैसे गिरेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ गिरा, ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ गिरना। ठीक है, अब गिर के यहाँ आके पहुंचा। ठीक है, ग्राउंड पे पहुंच गया। सो हाइट तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड पे जीरो हो गया। अब यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो फिर से देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखो mgh, पर हाइट तो क्या हो गई, जीरो हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। पर आपको पता है काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, v² - u² इज इक्वल टू 2as होता है। इस केस में 2gh होगा। ठीक है, सो देखो काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या थी, v² - u² इज इक्वल टू 2gh, 2as या 2gh। पर u तो क्या है, जीरो है। सो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ऊपर देखा था हमने। सो v² इज इक्वल टू 2gh। सो यहाँ v² की जगह क्या लिखेंगे, 2gh। सो हाफ m 2gh, 2 कैंसिल, तो क्या बचा, mgh बचा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या बचा, 2gh, ओ सॉरी mgh। कैसे mgh हुआ, देखो यहाँ पे, यहाँ हमने वैल्यू डाली काइनेटिक एनर्जी की। ये मैं आपको डिटेल में नीचे कराती हूँ। देखो इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, if v is the velocity of the object, the kinetic energy is equal to half mv²। ठीक है, सो क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को रीच करेगा, ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा जीरो। ठीक है, h जीरो हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू जीरो, h जीरो हो जाएगा। सो h जीरो हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। सो mg जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, बट v² - u² इज इक्वल टू 2as कहाँ से आया, काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी थी ना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो v² - u², a की जगह g होगा, s की जगह h, क्योंकि हाइट यहाँ हमने जो डिस्प्लेसमेंट है h है, और ग्रेविटी की बात हो रही है क्योंकि ग्राउंड पे आके गिर रही है ऑब्जेक्ट। सो देखो u जीरो हो जाएगा, u जीरो है, हमें पता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो है, तो v² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, सो ये v² इज इक्वल टू 2gh इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ke इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² की जगह क्या लिखेंगे, 2gh। ठीक है, सो ये भी क्या आया, mgh। तो देखो काइनेटिक एनर्जी भी mgh है, और वहाँ पे हमारी यहाँ पे ये भी हमारी mgh ही आई। देखो यहाँ पे, सो ये भी हमारी mgh आई। ठीक है, सो देखो मतलब किसी भी पॉइंट पे हमने यही तो बताना है कि भाई किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो सेम रहती है, टोटल एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, therefore the kinetic energy would be the largest and potential energy be the least। मतलब जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, बट
द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स will be same, would be the same. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है या कांस्टेंट है, जो भी बोलो। सो सपोज एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसको फ्रीली हम फॉल कर रहे हैं हाइट h से। स्टार्टिंग में उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। सो टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh। जैसे ही गिरा सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुआ। फिर ऑब्जेक्ट जैसे ही ग्राउंड को टच हुआ तो h क्या हो गया, 0 हो गया। सो h 0 हो गया, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुई। सो अगर आप काइनेमेटिक इक्वेशन से देखो, v² - u² 2as 2gh, सो आप देखो तो इस पॉइंट पे भी mgh ही हुई वैल्यू। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जब लार्जेस्ट थी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मिनिमम थी। पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम सारे पॉइंट्स पे सेम है। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो द सम ऑफ kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करोगे तो mgh ही आएगा। सो यहाँ पे भी mgh आया। ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पे एक लाइन और। सो देखो यहाँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है यहाँ पे, ये रही 0। सो काइनेटिक एनर्जी है mgh, सो टोटल एनर्जी क्या आई, mgh। तो देखो दोनों केसेस में टोटल एनर्जी सेम आई। मेरे को दिखाना क्या है आपको, देखो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh आई। ठीक है, और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh है। ज़रूरी नहीं है mgh ही है, हाफ mv² भी हो सकती है। मैं खाली क्या दिखा रही हूँ आपको कि जो एनर्जी है हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। मैं ये दिखा रही हूँ कि हर पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है, सेम। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। सपोजिशन से चालू करो, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी लो, यहाँ मास m की बॉडी लो, यहाँ पे u 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे h 0 होगा। ठीक है, सिंपली फिर टोटल एनर्जी इक्वल टू, ये केस 1 भाई जब ऊपर से गिर रहा है, ये केस 2 जब गिर चुका। ठीक है, गिर चुका तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। बट ये हमें पता है v² - u² 2as, क्योंकि ये हाइट वाला सम है तो s h और a ग्रेविटी के बराबर होगा। सो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, v² की जगह 2gh डाला, सो टोटल एनर्जी mg। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी तब सबसे ज़्यादा होगी जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल तो सब जगह सेम ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सो यही हमें प्रूव करना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। ये फिगर में मैंने थोड़ा कचरा कर दिया है, अगर आपको ऐसे इतना सारा नहीं लिखना हो, सिंपल आप एक फिगर बना देना, यहाँ एक बॉल बनाना, मास m लिख देना बस। ठीक है, ये आपको बहुत कचरा लग रहा हो तो बस इतना करना। ठीक है, सो ये इस तरह से पहले ये वाला, ठीक है बच्चों। अभी क्वेश्चन है डिराइव 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपको ये डिराइव करना है कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। KWH किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर एक्चुअली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है। हमारे घरों में जो बिजली है वो किलोवाट आवर में नापी जाती है, यूनिट्स में नापी जाती है।
आपके घरों में बिल आता है बिजली का, सो वो यूनिट्स में आता है, ठीक है, कि भाई इतने यूनिट, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो हमें यहाँ 1 किलोवाट आवर को 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर प्रूव करना है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी है, जूल भी एनर्जी ही होती है, आपको पता है वर्क का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। सो आपको इससे ये प्रूव करना है, ठीक है। सो आंसर, सो देखो 1 किलोवाट आवर, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर, सो देखो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। सो 1 किलोवाट क्या होगा 1000 वाट, 1 आवर क्या होगा 3600 सेकेंड्स। ये आपको पता है 1 किलोवाट तो 1000 वाट आपको पता ही है भाई, 1 किलोवाट है, जैसे 1 kg 1000 ग्राम होता है, वैसे 1 किलोवाट 1000 वाट। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, आपको ये भी पता है, ठीक है। सो 3600 और 1000, सो 3600 और 1000 क्या होगा वॉट सेकेंड होगा, वॉट सेकेंड, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। सो वॉट सेकेंड क्या होता है, वॉट सेकेंड तो जूल होता है, ठीक है। W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, ये पावर है और ये टाइम है, सो वो क्या होता है जूल, ठीक है। वर्क डन या एनर्जी, एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है जूल, ठीक है। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो पॉइंट कहाँ चाहिए 6 के इस साइड। सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यहाँ आपको पॉइंट चाहिए। सो यहाँ क्या करेंगे, हमको 10⁶ चाहिए ना, सो डिवाइडेड, हम डिवाइड बाय कितने 10⁶ मतलब 6 जीरो, तो 6 जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 3 6 1 2 3 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, सो डिवाइड और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो क्या होगा देखो यहाँ पे 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। सो ये क्या हुआ 1 2 3, एक सेकेंड 1 2 एक 0 देखो छूट गया, यहाँ पे एक 0 छूटा है। सो 36/10 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁶ जूल, ठीक है। सो इज इक्वल टू यहाँ एक नंबर के वाले पॉइंट्स, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। यहाँ देखो 1 किलोवाट कितना है 1000 वाट, 1 आवर क्या है 3600 सेकेंड्स। सो 1000 3600 मल्टीप्लाई 1000, सो 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 36, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6, सो ये कट करेंगे, तो 36/10 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बच्चों अब कुछ फार्मूलाज देख लो, हमको सम्स में यूज़ होंगे, कुछ फार्मूलाज देखते हैं हम। देखो P इज इक्वल टू W/T, सो W किसके बराबर है, W mgh के बराबर है, mgh/T, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन एनर्जी के बराबर भी हो सकता है mgh/T, ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा, एक ये, एक और फॉर्मूला यूज़ हो सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला लग सकते हैं और ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन mgh
अपॉन टी। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स मतलब mg और डिस्प्लेसमेंट h, ठीक है। कैसे, सो देखो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एफ एम जी, और एस किसके बराबर है, एच, सो एम जी एच के बराबर हुआ ना। सो एम जी एच अपॉन टी, सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। सो ये है हमारे, ये एक इक्वेशन और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। अभी एग्जाम्पल 11.7 देखो पेज 155 पे। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है। वेट इतना दिया हुआ है और हाइट दी हुई है इतनी। वी नेम वन गर्ल ए एंड अदर गर्ल बी। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स, गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड्स। व्हाट इज द पावर। अब देखो दिया क्या क्या हुआ है, वेट दिया हुआ है दोनों लड़कियों का सेम है। गर्ल ए का वेट भी 400 न्यूटन है, गर्ल बी का भी वेट 400 न्यूटन है। हाइट गर्ल ए की भी 8 मीटर है, गर्ल बी की भी 8 मीटर है। टाइम गर्ल ए का भी 20 सेकेंड है और गर्ल बी का 20 सेकेंड है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें कॉमन हैं। फिर पावर निकालना है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अब हम ये ट्राई करते हैं सम, ठीक है। सो जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल 11.7 की। सो ये देखो एग्जाम्पल 11.7, गर्ल ए गर्ल बी। गर्ल ए का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ गर्ल ए 400 न्यूटन, गर्ल बी का भी इतना ही वेट दिया हुआ है। हाइट है 8 मीटर, ये भी 8 मीटर की हाइट से चल रही है, ये भी 8 मीटर की हाइट से चल रही है। गर्ल ए को कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, 20 सेकेंड्स, और गर्ल बी को कितने सेकेंड लग रहे हैं, 50 सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द पावर। सो आपको पावर ए पावर बी फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। फोर्स का मतलब किसके बराबर होता है, वेट के बराबर। किसके बराबर, वेट। फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के। सो इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ, हाइट, अपॉन टाइम टेकन। बस अब वैल्यू डाल दो, सब है तुम्हारे पास। सो वेट है 400, हाइट 8, टाइम कितना है 20, ठीक है। 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 20 जा, 28 जा 160। सो पावर ऑफ ए क्या आएगा, पावर ऑफ गर्ल ए 160 वॉट आया, ठीक है। सेम यहाँ पे पावर ऑफ बी निकालेंगे, गर्ल बी, सेम ऐसे ही पावर ऑफ बी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। सो फोर्स किसके बराबर है, वर्क डन के, ओ फोर्स वेट के बराबर है। फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इंटू एच। सो 400 इंटू 8 अपॉन 50, ठीक है।
ज़ीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा, सो 8 8 जा 64 वाट। सो पावर ऑफ बी क्या आया 64 वाट। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पावर एक्सटेंडेड बाय ईच गर्ल। सो गर्ल ए ने 160 वाट पावर लगाया और गर्ल बी ने 64 वाट पावर लगाया। ठीक है, तो ये देखो गर्ल ए का है, ठीक है, और ये है गर्ल बी का। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं एग्जाम्पल 11.8। एग्जाम्पल 11.8 देखते हैं। सो 11.8 क्या बोलता है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg, एक बॉय है उसका वेट मास है 50 kg, एम वेट नहीं एम, रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 kg। सो क्या चल रहा है, वो स्टेयरकेस मतलब 45 स्टेप्स, 45 सीढ़ियाँ हैं उसमें, 9 सेकेंड्स में चढ़ रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15, एक स्टेप की हाइट 15 है। सो फाइंड हिज पावर, जी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एम 50 kg, स्टेप्स कितने दिए हैं 45, नंबर ऑफ स्टेप्स 45, टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड, हाइट ऑफ ईच स्टेप क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको पावर निकालना है और जी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 11.8। मास है 50 kg, नंबर ऑफ स्टेप्स है 45, टाइम है 9 सेकेंड, हाइट है 15 सेंटीमीटर, पावर फाइंड करना है और जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एम है आपका 50 kg, नंबर ऑफ स्टेप्स 45 है। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन mgh के बराबर होता है। ठीक है, ये रहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो mgh। पर यहाँ तो क्या वेट सीधा दिया ही हुआ था ना, ये देखो क्वेश्चन में फ़र्क समझो, यहाँ वेट ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ देखो mgh लिखती मैं, सपोज यहाँ mgh लिखती mgh। ठीक है, सो वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था ना, वेट किसके बराबर होता है mg के। ठीक है, सो ये हुआ ना वेट mg के बराबर। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसे ही याद रखो, वर्क डन किसके बराबर mgh, वर्क डन किसके बराबर mgh। वेट क्या होता है m इंटू जी, आपने पढ़ा है ना, वर्क वेट इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, सो वेट इंटू एच, वेट इंटू एच। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम। सो मास कितना दिया हुआ है 50, ग्रेविटी कितनी लेनी है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट कितनी है तो देखो 15, पर स्टेप्स कितने हैं 45, मतलब 45 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसे 45 सीढ़ियाँ हैं। तो 15 इंटू 45, तो 15 इंटू 45, टाइम क्या है 9 सेकेंड। ठीक है, सो एम जी और एच, सो 9 1 जा 9, 5 जा। ठीक है, तो 50 10 जा 500, मल्टीप्लाई 15 5 जा 5 5 जा 25, 5 जा 5 6 7 75। ठीक है, तो 75 5 जा 5 5 जा 25, 7 जा 35, 36 37, सो 375 0 0। सो पावर कितना आया 37500 वाट। ठीक है, सो पावर इतना आया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ एक भूल है, हाइट देखो 15 सेंटीमीटर है। सो देखो इसको MKS में मीटर में कन्वर्ट करना है। सो इसको 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15/100 मीटर। ठीक है,
सो यहाँ 15 है, सो यहाँ अपॉन 100 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ अपॉन 100, यहाँ अपॉन 100, अपॉन 100, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो क्या आया 375 वाट। क्योंकि ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में ना चले, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100 मीटर, ठीक है। ये केजी में है, ये सही है, ये सेकंड में सही है, यहाँ सेंटीमीटर ना चले, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड 100, ठीक है। सो यहाँ एच है 15 अपॉन 100, ठीक है। तो 15 अपॉन 100 हुआ, ठीक है। सो यहाँ देखो 0 0 कैंसिल किया, सो 375 वाट, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 375 वाट। बच्चों अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन या ब्लूप्रिंट क्वेश्चन देख रहे हैं पेज 156 पे। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। सो व्हाट इज पावर, फिर सेकंड है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, थर्ड एक न्यूमेरिकल है, फोर्थ है डिफाइन एवरेज पावर। हम ये न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चन 3, फर्स्ट सेकंड फोर्थ के आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ और आपको वो लिखने हैं। बच्चों फर्स्ट वाला देखो, व्हाट इज पावर, तो पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क क्या होता है, जूल्स में होता है, टाइम होता है सेकेंड्स में, और पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है। सेकेंड है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट ऑफ पावर को डिफाइन करो, यूनिट को डिफाइन करो। सो पावर सेड टू बी 1 वाट when 1 joule of work is done in 1 second, ठीक है। पावर सेट टू बी 1 वाट, पावर को 1 वाट बोलते हैं जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला तो न्यूमेरिकल है, मैं आपको करा दूंगी। फोर्थ है डिफाइन एवरेज पावर। सो एवरेज पावर क्या है, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज पावर ये हुआ, मतलब एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब टोटल एनर्जी डिवाइड टोटल टाइम, ठीक है। टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम क्या हुआ, एवरेज पावर, ठीक है। सो अब हम एक थर्ड वाला न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. So वर्क कितना है 1000 जूल, या एनर्जी क्या है 1000 जूल। पावर फाइंड करना है, सेकेंड दिया हुआ है और आपको एनर्जी या वर्क दिया हुआ है, ठीक है। सो 1000 जूल, जूल मतलब वर्क ही समझ लो, ठीक है। सो P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाएंगे, ये है हमारा NCERT इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन 3, पेज 156 क्वेश्चन 3 है, ठीक है। सो वर्क क्या है आपका 1000 जूल, टाइम है 10 सेकेंड्स, पावर निकालना है आपको, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सो 1000 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, सो पावर इज इक्वल टू 100 वाट, देखिए पावर क्या आया 100 वाट के बराबर। वर्क क्या है 1000 जूल, टाइम है 10 सेकेंड्स, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। 1000 अपॉन 10 100 वाट, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 11.9 करेंगे, ठीक है। 11.9 एग्जाम्पल देखें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर है 60 वाट, इज़ यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, मतलब एक दिन में एक बल्ब 6 घंटे जलता है और 60 वाट रोशनी देता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। देखो एक दिन में बल्ब, ये पावर 60 वाट पावर है और टाइम कितना है 6 आवर्स है, आपको यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 11.9, पावर कितना है 60 वाट, ठीक है।
सो एक दिन में 6 आवर्स चलता है, ठीक है। टाइम कितना है 6 आवर्स, ठीक है। सो यूनिट्स फाइंड करनी है, यूनिट्स। सो वर्क का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। सो पावर क्या है आपका 60, टाइम क्या है आवर में है 6 आवर, 60 वॉट और टाइम है 6 आवर। तो आपको पता है यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर में होता है। यूनिट किस में होता है, किलोवाट आवर में होता है। सो ये देखो ये वॉट है, देखो ये वॉट है और ये आवर है। सो इस वॉट को किस में कन्वर्ट करोगे, किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। सो 60/1000 किलोवाट इंटू 6 आवर्स, ठीक है। किलोवाट आवर, वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। सो कितना आया 6 6 4 36 किलोवाट आवर अपॉन 100 किलोवाट आवर, ठीक है। सो 1 2, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे, 0.36 किलोवाट आवर। सो 0.36 किलोवाट आवर की जगह क्या लिखेंगे, यूनिट्स, 0.36 यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू 0.36 यूनिट्स, ठीक है। कैसे हुआ फिर से देखो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हुआ। पावर क्या है 60 वॉट, टाइम है 6 आवर्स, ठीक है। 60 वॉट और ये है 6 आवर्स। सो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट किया, 60/1000 और 6 आवर्स है, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 6 6 36 अपॉन 100 किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर 2 0 है, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, किलोवाट आवर किसके बराबर है, यूनिट्स के। सो 0.36 यूनिट्स। तो ये है हमारी एनर्जी। बच्चों अभी यहाँ हम NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन 1 देखते हैं। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म वर्क। कह रहा है एक्टिविटीज देखो और रीजन करो कि वर्क है कि नहीं। सुमा इज स्विमिंग इन अ पूल पॉन्ड। सो सुमा एक पॉन्ड में स्विम कर रही है, ठीक है। सुमा एक पॉन्ड में स्विम कर रही है। सो ये वर्क डन है कि नहीं। सो यहाँ देखो देखो सुमा पॉन्ड में स्विम कर रही है, ठीक है। सो ये सुमा, सो देखो आगे बढ़ रही है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्विम कर रही है, ठीक है। फोर्स भी लगा, ठीक है, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। सो क्या हुआ, वर्क डन है, ठीक है, यस। सेकेंड, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, ठीक है। ये डोंकी है, ठीक है, डोंकी के पीठ पे लोड है, ठीक है। सो डोंकी चल रहा है आगे और लोड है उसकी पीठ पे। डोंकी चल रहा है आगे, लोड है इसकी पीठ पे। तो कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन होता है 0। याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन क्या होता है, 0। वर्क डन होता है 0। थर्ड, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अब देखो ये विंड मिल है, ठीक है। सो विंड मिल वाटर निकाल रही है वेल में से, ठीक है। सो वाटर निकाल रही है, पानी निकाल रही है, ठीक है। सो फोर्स भी यहीं से लग रहा है, पानी डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से हो रहा है। सो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन है। फोर्थ, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। अब एक ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कुछ मूव कर रहा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो वर्क डन क्या होगा, 0। फिफ्थ, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। अब एक इंजन है, ठीक है, वो पूरी ट्रेन को खींच रहा है। सो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, सो क्या होगा, वर्क डन, यस वर्क डन होगा।
सिक्स्थ, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन सूख रहे हैं, अब सूर्य की रोशनी में सूख रहे हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट तो नहीं है, सूख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मूवमेंट, कुछ मूवमेंट नहीं है। सो सिक्स्थ नंबर कुछ मूवमेंट नहीं है, सो वर्क डन क्या होगा? 0। सेवंथ, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। एक सेल बोट मूव कर रही है, ठीक है, एक सेल बोट मूव कर रही है विंड एनर्जी, तो मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन है, फोर्स लगा होगा, सो वर्क डन है, सो यस वर्क डन है। ठीक है, खाली किन केसेस में वर्क डन नहीं हुआ? जब डोंकी कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये शायद मैंने पढ़ाया भी था कि भाई वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं सो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, वर्क डन होता है 0। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वर्क डन पॉजिटिव। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्क डन होता है नेगेटिव। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस साइड होता है तो वर्क डन नेगेटिव। और परपेंडिकुलर होता है ये फोर्स और ये एस, सो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है तो 0। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, सो ये आज हम यहीं एंड करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 तक। आज हमने जितना भी पढ़ा अच्छे से लिखिएगा, ट्राई टू रिमेंबर इट। चीज़ें आज थोड़ी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड थी, डेरिवेशन वगैरह थे। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। डू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो एंड प्लीज़ व्हाट्सएप मी एवरीथिंग। चलें, थैंक यू।